हेलो बच्चों। तो अब तक आप सभी को यह पता चल गया होगा कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी आने वाला है सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड। मुझे YouTube पे पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट हाफ डिकेड यानी कि 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले मैंने इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए जो सपने देखे थे वो अब मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। And that is my surprise of half decade for all the Indian students. ये कोई बैच नहीं है, ये कोई पेड कोर्स नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, ये इन सब से उठकर, इन सब से बढ़कर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म की। सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड कितना बड़ा होने वाला है इसका सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे इंडिया के मोस्ट रिनाउंड मैथ्स टीचर who is known as the god of IIT मैथमेटिक्स मोहित त्यागी सर, जो कि सिर्फ बच्चों के भले के लिए आज आ रहे हैं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे टू शेयर हिज इमेंस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू टारगेट द रीसेंट द अपकमिंग IIT JEE फर्स्ट अटेम्प्ट। सर आपको स्ट्रैटेजी देने जा रहे हैं JEE फर्स्ट अटेम्प्ट की मैथ्स के लिए, और इसके बाद भी सर आपके लिए बहुत बढ़िया सेशन लेके आने वाले हैं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे। देयर इज नो कॉम्पिटिशन, नथिंग, सिर्फ एक फीलिंग है नेशनलिज्म, देश के लिए कुछ करना है, एंड दैट इज द सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड व्हिच इज कमिंग सून। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड एंजॉइंग योर स्टडीज। आई विल बी टॉकिंग अबाउट IIT JEE मेंस 2021 फेब्रुअरी अटेम्प्ट। अब जैसे हम बिल्कुल लास्ट लेग आ गए हैं, लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन में आ गए हैं, तो ये जो लास्ट का 1 मंथ है इसमें कुछ पॉइंट्स हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए, ये ठीक है, हाउ वी शुड हैंडल दिस लास्ट 1 मंथ। सो दैट वुड बी माय टॉपिक इन दिस ब्रीफ वीडियो। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मोहित त्यागी, मेरा नाम मोहित त्यागी है और मैं पिछले लगभग 19 साल से IIT JEE के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये ठीक है। आई हैव टॉट इन कोटा एंड दिल्ली। मेजर पार्ट मेरा टीचिंग करियर कोटा में ही था, और उसके अलावा मैंने दिल्ली में भी पढ़ाया, मुंबई में पढ़ाया एंड जयपुर में भी पढ़ाया। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड 2001 में मैंने किया था। उसके बाद आई एम ऑल्सो रनिंग ए यूट्यूब चैनल जिसमें मैंने अलग सर की तरह ही IIT JEE से रिलेटेड मेंस और एडवांस का मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स हमने डाल रखा है। 2014 में ही लगभग आई हैव पुट इंटायर सिलेबस, जो भी हम कोटा में क्लास में पढ़ाते हैं एग्जैक्टली सेम थिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर, एंड दिस आई हैव सेड। So after this brief introduction, let's come to our topic, and that is ये जो लास्ट का 1 मंथ है, ठीक है, इसमें मैं कुछ चीज़ों को अगर हम और फाइन ट्यून कर लें तो शायद जो हमारा आउटपुट है दैट वुड बी वेरी गुड इन एग्जामिनेशन। तो दिस इज़ द टॉपिक, हैंडलिंग लास्ट 1 मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर IIT JEE मेंस। तो इसको मैं कुछ जैसे डूज एंड डोंट्स बोलने से पहले मैं कुछ ऐसी बात बोलना चाहूँगा कि पेपर देने के बाद यूजली कॉमन स्टेटमेंट क्या क्या आते हैं बच्चों के साथ में, और भी बहुत सारे आते हैं, उसमें से कपल ऑफ देम आई हैव पिक्ड अप, जो एवरी ईयर बच्चे कभी ना कभी कोई ना कोई मतलब पेपर देने के बाद कोई ना कोई तो ये सब बोलता ही है। तो उसमें क्या क्या बोलता है, एक तो स्टेटमेंट इस तरह का हो गया कि यार 2019-20 मतलब ये पेपर देने की बात नहीं है, पेपर देने से पहले कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि यार 2019 का पेपर तो वॉज वेरी इजी, इसमें इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए, 25 में से या 30 में से मैंने 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लिए, ये ठीक है। एक इस तरह का स्टेटमेंट आता है, उसका रीज़न क्या, आई विल कम इन टू दैट। दूसरा ये आता है कि कुछ बच्चे जैसे पेपर देने के बाद कि यार मैं लास्ट पेज तक नहीं पहुंच पाया और लास्ट पेज पे काफ़ी क्वेश्चंस इजी थे, या फिर मेरे लास्ट के 10 क्वेश्चन छूट गए जिसमें काफ़ी पेपर इजी थे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सब बोलने की नौबत ना आए, ठीक है। थर्ड थिंग हो गया कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार इस क्वेश्चन में मैं अटक गया था और जिसकी वजह से पूरे पेपर का मेरा टेम्पो ही ख़राब हो गया और आंसर भी नहीं आया। मेरे को ऐसा लग रहा था बस अब आने वाला है, अब आने वाला है, और क्वेश्चन बहुत ईजी दिखाई दे रहा था, फिर भी आंसर नहीं आया, उसकी वजह से मेरा पूरा पेपर वेस्ट हो गया। ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं, ये ठीक है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम इन्वेस्ट हो गया और उसकी वजह से मैं बाकी 2 सब्जेक्ट में ढंग से मार्क्स नहीं कर पाया। तो इन सब के लिए मतलब जैसे पेपर हैंडलिंग है उसमें मैं अभी तुम लास्ट के 1 मंथ में काफ़ी मॉक टेस्ट देने वाले होंगे, तो जो भी मेरे हिसाब से वी शुड कीप इन आर माइंड वो चीज़ें मैं बताऊँगा। और ये जो तुम मॉक टेस्ट देने वाले हो इनमें यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम
ये ठीक है, और उसमें से जो भी तुम्हें बेस्ट सूट करता है, ये ठीक है, चाहे वो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो कि पेपर में हमें 2 बार राउंड लगाना चाहिए, उससे हमें इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ये ठीक है, वो सब आई विल ट्राई टू डिस्कस वन बाय वन। हाँ, तो डूज एंड डोंट्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तुम लोगों को पहले से भी पता होगा, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता है वो क्या क्या है, दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जैसे वैसे तो 90 क्वेश्चन आएंगे, बट उसमें से हमें 25 करना होगा। तो मेरे को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि 25x3, ये ठीक है, PCM में अलग अलग सोचने की बजाय मेरे को, अगर मैं अपने दिमाग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूँ कि यार 75 क्वेश्चंस हैं और इसमें से मेरे को मैक्सिमम करने हैं, ये ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि फिजिक्स में कितना हो रहा है, केमिस्ट्री में कितना हो रहा है, मैथ्स में कितना हो रहा है, क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड कि पेपर का लेवल तीनों का हमेशा एक जैसा नहीं होता। एवरी ईयर यू विल हियर दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कि यार इस बार मैथ टफ आ गया, इस बार फिजिक्स टफ आ गया। अब जैसे अगर मैथ टफ आ गया, उसमें टफ का मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन टफ हैं। टफ का मतलब ये हो सकता है कि 25 में से 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, 10 मॉडरेटली टफ हो जाए, 10 ईजी हो जाए। तो ईजी करने लायक तो उसमें भी मिलेगा, ये ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसा है कि मान लिया मैथ बहुत टफ आ रहा है और फिजिक्स बहुत ईजी आ रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि दोनों में इक्वल टाइम डिवाइड करें और मैथ में हमसे, ये ठीक है, टफ होने की वजह से कुल 10-12 क्वेश्चन हो पाएँ और फिजिक्स में टाइम कम पड़ने की वजह से 15 क्वेश्चन हो पाएँ। लॉजिक ये बोलती है कि मैथ में जो इजी क्वेश्चन है वो हम कर लें और जो टफ क्वेश्चन है उसको छोड़ें। फिजिक्स में हम टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारे स्कोर होने की संभावना ज़्यादा है, ये ठीक है। मतलब मेरे को पेपर को ट्रीट ऐसे करना चाहिए कि पूरे 75 क्वेश्चन हैं और उसमें से जितने क्वेश्चन हम ज़्यादा कर सकते हैं उतने करते हैं, रादर देन कि हम 1-1 घंटे में 3 पार्ट में डिवाइड करें, फिर हम उसके हिसाब से 1 घंटा एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री को ही दे दें, या फिर कुछ बच्चे 45 मिनट एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री को देते हैं। ऐसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब पेपर का रिलेटिव टफनेस ऊपर नीचे होगा तो हमारे स्कोरिंग अच्छा नहीं आ पाएगा। अगर हम इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करने की कोशिश करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस सब्जेक्ट में है, तो फिर हमारा मार्क अच्छा आएगा। तो इसलिए एक थोड़ा सा मेंटल एडजस्टमेंट ये है कि हम पेपर को देखें 75 क्वेश्चन हैं रादर देन कि 25 क्वेश्चन है। उसका फ़र्क क्या पड़ेगा वो भी समझ में आ जाएगा। दूसरा कि अभी कुछ बच्चे जैसे 4 बार पेपर होने वाले हैं, कुछ बच्चों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ये ठीक है, वो कभी किसी का मार्च में ख़त्म होने वाला होगा, किसी का अप्रैल में ख़त्म होने वाला होगा। तो जो भी तुमने स्ट्रैटेजी बनाई है अपनी सिलेबस ख़त्म करने की, वो तुम करते रहो एज इट इज़, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम फरवरी को पेपर ही ना दें, ये ठीक है। पेपर तो हमें जाके देना ही चाहिए, इवन इफ वी आर 70% रेडी, तो भी हमें देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक तो ये पता है कि हमें 5 क्वेश्चन का चॉइस मिलेगा एवरी सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ बच जाएगा। दूसरा, मेरी तरह बाकी के बच्चे भी अंडर प्रिपेयर्ड होंगे शायद, तो कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा भी नहीं होगा, ये ठीक है। प्लस ये भी हो सकता है कि यार जब मैं फ्री माइंड से बैठ के पेपर देता हूँ ना, कि मेरे को पेपर देते समय पता है कि मेरा स्कोरिंग अच्छा नहीं होगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे सिर पे से स्टेक्स हट जाते हैं तो फिर हम ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि प्रेशर कुछ होता ही नहीं। तो उनमें से हमने क्वेश्चन छाँट के अगर कर लिए तो हो सकता है हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाए, एंड देयर इज़ ए वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो, ये ठीक है। इस वाले केस में ऑल्सो आई वॉन्ट टू से यू विल फाइंड कि एवरी ईयर बोर्ड के जो बच्चे, जैसे स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ में बच्चे होते हैं, दिल्ली मुंबई में, अभी तक मतलब लास्ट ईयर से पहले तक उन बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, वो बहुत हल्की फुल्की प्रिपरेशन करते हैं जेई की, और कुछ बच्चे तो करते भी नहीं। ऐसे भी कुछ बच्चे मेंस में आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं। क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि उनके स्टेक पे कुछ होता ही नहीं, उन्हें पता है कि यार प्रिपरेशन नहीं किया तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, अब फॉर्म भर दिया तो हम जाके दे आए। यू विल फाइंड मैनी क्वेश्चंस बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, या बोर्ड के लेवल का जिसको हम बोलते हैं बोर्ड के हिसाब से जो टफ क्वेश्चन है वो मेंस में काफ़ी आए हुए हैं। मैंने एक बार पहले पेपर एनालिसिस करके भी दिखाया था कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड से उठाए हुए हैं। तो जब हमारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता परफॉर्मेंस का, तो हमारी परफॉर्मेंस कभी कभी काफ़ी अच्छी आ जाती है, क्योंकि कुछ स्टेक ही नहीं होता। फिर तो हम क्या करेंगे, उस पूरे पेपर में आई विल सर्च के कौन कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ वो हम उठा के करेंगे। तो दूसरा चीज़ ये उन बच्चों के लिए जिनका प्रिपरेशन ठीक नहीं है। पेपर हमें अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए वो भी मैं आई विल कम टू दैट। तो ये वाला जो चीज़ है, जो भी तुम्हें लगता है उसको तुम डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी जो 1 महीने में मॉक टेस्ट दोगे उसमें लगाने की कोशिश करो। जब तुम शायद 3-4 पेपर दे लोगे, उसके बाद यू हैव फेयरली गुड आइडिया कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, ये ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ, और भी लोग डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे होंगे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हो सकता है किसी के साथ कुछ क्लिक कर जाए, किसी को कुछ क्लिक कर जाए। तो ये आइटरेशन जो है वो हमें लगातार करते रहना चाहिए। अगर तुमने ऑलरेडी अपना पैटर्न सेट कर रखा है कि मेरे को इसी सीक्वेंस में अटैम्प्ट करना है, ऐसे अटैम्प्ट करना है,
तो परफेक्टली फाइन इफ़ यू आर हैप्पी विद इट। अदरवाइज ये जो लास्ट का 1 मंथ है इसमें सारी मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम ये बोलेंगे फरवरी से पहले पहले आई शुड बी रेडी कि ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए उसमें पहला चीज़ तो ये, जैसा मैंने बोला कि ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि हमसे ईजी पोर्शन छूट जाए पेपर का। तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि जब हम पेपर करते हुए जाएं तो किसी भी क्वेश्चन में स्टक ना करें। ठीक है, जेई मेंस का पेपर है, दे आर सपोज टू गिव यू 2 लाख रैंक्स, तो पेपर बहुत टफ नहीं आ सकता, रिलेटिवली थोड़ा सा टफ और ईजी आ सकता है। और अगर थोड़ा सा टफ और ईजी आएगा तो वो जो मार्क्स है वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं कि अगर थोड़ा सा टफ आ गया तो अपने आप कट ऑफ नीचे आ जाएगी सभी की। व्हाट आई शुड इंश्योर कि जो मेरे को आता है उस पूरे पेपर में आराम से, ये ठीक है, अगर हमने प्रिपरेशन किया तो क्वेश्चन पढ़ के मेरे को 90% ऑफ द टाइम समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा पहली बार में। ये ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि यार शायद आगे ट्राई करेंगे 3-4 स्टेप बाद जाके हो जाएगा, और कुछ में पता ही लगता कि होगा भी नहीं होगा। बट जो हमने सीधे जो प्रोसीजरल क्वेश्चंस हैं उनमें तो हमें देखते ही पता लग जाता है कि अच्छा इसमें इक्वेशन और टेंजेंट निकालनी है तो ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो पेपर में आई विल से कि सबसे पहले 75 क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया। उन 75 क्वेश्चंस में सबसे पहले आई शुड ट्राई टू सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चन जो मेरे को अच्छी तरह आता है, जिसमें मेरे को फालतू सोचना नहीं पड़ रहा है। अगर तुमने केवल इतना कर लिया एंड अगर तुम्हारा प्रिपरेशन मॉडरेट लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है, मतलब भले ही बहुत अच्छा ना भी हो, तो भी क्या होगा कि मेंस का कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि हम शुरू का आधे घंटे में ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि होगा या नहीं होगा, और लास्ट में हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो होने वाले थे बट उसके लिए टाइम नहीं बचा। ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 75 या 90 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अगर ऑप्शंस के साथ हम मिलाएं इस बार पेपर में तो एक साथ 90 क्वेश्चंस को ट्रीट करना चाहिए। सीक्वेंस क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। मतलब केमिस्ट्री ट्राई किया, फिर फिजिक्स ट्राई किया, फिर मैथ ट्राई किया, सारी इजी क्वेश्चन छांटते हुए करते हुए चले गए। जो भी क्वेश्चन फंस रहा है तुरंत छोड़ दो। कोई क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है तुरंत छोड़ दो, क्योंकि जब तक हमसे क्वेश्चन बनना बंद नहीं होता है पूरे पेपर में, जब तक डेडलॉक नहीं आता तब तक मेरे को अपने दिमाग पे जोर डालने नहीं चाहिए समझने के लिए कि ये क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने एक राउंड लगाया एंड पहली बार में बिल्कुल इजी क्वेश्चन करते हुए चले गए, एक राउंड लगा लिया, तो अगर हमारी प्रिपरेशन मॉडरेट लेवल की भी है तो भी दैट फर्स्ट राउंड विल इंश्योर कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस की लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब दूसरे राउंड में फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा कि इसका आंसर तो आ जाएगा। कोऑर्डिनेट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मेरे को लगता है कि आंसर तो आ जाएगा बट प्रोसीजर थोड़ा लेंदी जा रहा है। उस तरह के क्वेश्चन करोगे तो एक 2 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारी रैंक ऊपर जंप होना शुरू हो जाएगी। पहला चीज़ तो ये हो गया। कुछ बच्चे इसमें ऐसे बोलते हैं कि हमें दोबारा आने का टाइम नहीं मिलता, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि दोबारा आने का अगर वापस टाइम नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब क्वेश्चन हो रहे होंगे। ऐसा थोड़ा नहीं कि हम बस पेन नीचे रख के बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वापस आने का नहीं मतलब है कि हमें और ज़्यादा इजी क्वेश्चंस मिल रहे होंगे आराम से। मेरा कहने का मतलब है किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, फंसे तुरंत छोड़ दो। ये ठीक है, ये मत सोचो कि इसमें 3 मिनट वेस्ट हो गया तो और 2 मिनट लगा के कर लेते, फिर वो क्या होगा, साइकिल बन जाएगा, पूरा पेपर वेस्ट हो सकता है। ये चीज़ जो अभी मॉक टेस्ट तुम दोगे उसमें भी अप्लाई करने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से सीक्वेंस केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, बट जो भी तुम्हारा प्रेफरेबल है वो तुम फॉलो कर सकते हो। मेरा ये बोलने का पीछे पर्पज़ ये है कि केमिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट पेन चलाए हो जाते हैं। मैथ में तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यू विल बी रिक्वायरिंग टू यूज़ पेन और कैलकुलेशंस। तो कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स के अगर हमें देखते ही हो जाएँ तो दैट विल गिव यू सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बोल दिया कि किसी भी टफ क्वेश्चन में हमें फंसना नहीं है और ट्राई टू गेट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट, ये भी हमने बोल दिया। और इन सब चीज़ों को अभी से लेकर लास्ट तक अप्लाई करने की कोशिश करो फरवरी के एग्जाम तक। फिर एक चीज़ और है, डू नॉट लीव इट टिल द लास्ट मोमेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि उन्हें मान लिया 2 घंटे हो गए, उन्हें जितना ट्राई करना था कर लिया, फिर वो बोलते हैं कि यार जितना ट्राई होना था हो गया, लास्ट का आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा वो वेस्ट कर देते हैं। काफ़ी बच्चे अलग अलग टाइम, कोई 10 मिनट वेस्ट करा, उसको लगता है बस होना था जो हो गया। दिस मेंटालिटी इज़ नॉट करेक्ट। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें समझ में नहीं आई, अगर तुम उसमें ज़्यादा टाइम दोगे, बार बार पढ़ोगे, तो डेफिनेटली उसके क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी तुम इसको ऐसे सोचो कि IIT JEE या मेंस वाले तो बेसिकली ये NTA वाले पेपर बनाते हैं, इतने सारे पेपर बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं रख पाते। इसका मतलब क्या है कि पहले तो क्या होता था
कि वो क्वेश्चन ऐसे बनाते थे कि कोई बच्चा आंसर की तरफ से या ऑप्शंस की तरफ से आंसर पे ना पहुंच पाए, वो इस तरीके से क्वेश्चन सेट करते थे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन सेट करने में हमारा टाइम भी लगता है और दिमाग भी खर्च होता है। और इतने सारे क्वेश्चन से तो क्वालिटी चेक वाली चीज़ ना थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें तो लास्ट मोमेंट तक फाइट मारनी चाहिए। हो सकता है कि लास्ट का 1 मिनट तुम्हें 3 मार्क्स दिला दे, ये ठीक है। और हो सकता है विदाउट सॉल्व किए भी तुम्हें ऑप्शंस की तरफ से क्वेश्चन में ऐसी कमजोरी हो कि तुम्हें पता लग जाए। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आई विल ट्राई टू गिव। दिस इज 2019 का मेंस का पेपर है, 11 जनवरी को शिफ्ट 1 में आया था, ठीक है। इसमें इसने क्या बोला है कि f(x) और नीचे एक सबस्क्रिप्ट k डिफाइन किया है। तो अगर k की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे भी 1 रख दो, k की वैल्यू 2 रखती तो यहाँ पे भी 2 रख दो। इस तरह का क्वेश्चन है। k बराबर 1 2 3 देन फॉर ऑल x द वैल्यू ऑफ f4 माइनस f6 इज इक्वल्स टू। मान लिया ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा, ठीक है। अब इसको देखो विदाउट सिंप्लीफाई की, वैसे तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर भी बहुत ईजिली हो जाएगा अगर हमने थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। ये तो बेसिकली जो ये वाली मैनिपुलेशन आएगा, f4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे k की जगह 4 रख लो, 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 रख लो। वो तो 10th में भी मैनिपुलेशन पढ़ा जाता है, sin 4 प्लस cos 4 का, sin 6 प्लस cos 6 का। बट अगर वो टाइम नहीं है तो मैं इसको बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि देखो आंसर में कहीं x दिखाई नहीं दे रहा। तो उसका मतलब क्या है, पहला अप्रोच विदाउट यूजिंग पेन। पहला अप्रोच कि अगर आंसर में कहीं x दिखाई नहीं दे रहा तो उसका मतलब क्या है, x का फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या किया, x को 0 रख दिया, 0 रख दिया तो ये गायब हो गया, ये 1 हो गया। तो सिंपली f0k 1/k हो गया। तो f4 माइनस f6 1/4 माइनस 1/6 हो गया, 1/12 आ गया आंसर। तो आंसर कितना हो गया, b हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर पेपर वाला ये बात देख ले कि यार ये तो x से इंडिपेंडेंट आ रहा है, थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं, ठीक है। और मान लिया वो यहाँ पे x की जगह कुछ भी π/10 रख दे, ठीक है। यहाँ पे भी π/10 रख दे और π/10 रख दे भ्रमित करने के लिए। π/10 कितना होता है, 18 डिग्री। तो बच्चे सोचेंगे यार cos 18 और sin 18 की ये वैल्यू होती है, ये निकालनी पड़ेगी, इस तरीके से सोचेंगे। बट अगर वो 18 रख के इसको टफ थोड़ा सा बना भी दे तो भी हम बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, देखो f4 और f6 का मतलब क्या है कि 4 का मतलब क्या है, यहाँ हमने 4 पावर लिया, 6 का मतलब क्या है 6 पावर लिया। अब साइन और क्रॉस इन जनरल फ्रैक्शन होता है, तो साइन की पावर 4 और साइन की पावर 6 में साइन की पावर 6 छोटा होगा, ठीक है, पहली बात। और कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने 4 लिखा और यहाँ पे 6 लिखा, तो 4 वाला जो चीज़ है वो बड़ा आएगा वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 4 से डिवाइड किया और 6 वाले को बड़े नंबर से डिवाइड किया, तो 6 वाला तो पहले ही छोटा था और भी छोटा हो गया 6 से डिवाइड करने की वजह से। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ x कुछ भी रखो, f4 f6 से बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। प्लस f4 का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो ये वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो साइन 4 प्लस कॉस 4 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि हमने पावर इंक्रीज कर दिया तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये जो पूरा आंसर है वो 1/4 से छोटा ही होगा। अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये वैल्यू 1/4 से छोटा है तो भी दिख रहा है ये हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर यहाँ 3/12 होता तो ये 1/4 होता, 5/12 तो उससे भी बड़ा हो गया, तो आंसर सेकंड ही होगा। अब ये वाली चीज़ अगर क्लिक हो जाए तो 10 सेकंड में क्लिक हो जाए, ना क्लिक हो तो हम पूरे दिन भी इसके ऊपर बैठे रहें, ये ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, मैंने ये नहीं बोला कि हमें हर क्वेश्चन ऐसे करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस आई एम टेलिंग यू कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लास्ट के 2 मिनट या लास्ट का 1 मिनट फाइट ना मारें। लास्ट के 1 मिनट में अगर ऐसी कोई भी चीज़ क्रैक हो गई तो वेरी गुड, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये ठीक है। ये क्वेश्चन था जैसे S इज द सेट ऑफ ऑल अल्फा सच दैट दिस इक्वेशन हैज़ ए सोल्यूशन देन S इज इक्वल्स टू, मतलब उसने ये बोला है कि कैपिटल S जो है वो अल्फा की उन सारी वैल्यूज़ का कलेक्शन है जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये ऑप्शन दिया है, तो मैंने क्या किया, R को चेक करने के लिए बाकी किसी में भी 0 नहीं है, मैंने अल्फा 0 रखा, ठीक है। अब अल्फा 0 रखोगे तो ये खत्म हो गया, cos 2x की वैल्यू -7 आ गई, तो 0 तो अल्फा की वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, cos की वैल्यू -7 थोड़ा ना हो सकती है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा मैं, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, पहले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 1 चेक किया, अगर तुम 1 रखोगे तो ये -5 हो गया,
अगर यहाँ 1 रखा तो cos 2x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो -5 आएगा ही नहीं आंसर, तो 1 आंसर में नहीं आ सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी साइन और कॉस के रेंज के बारे में पता है तो मेरे को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। फिर अब इन दोनों में आ जाओ, 2 में आ गए। अगर मैंने इसमें 2 रखा तो ये कितना हो गया 4 में से 7 गया, ये -3 आ गया। ये रखा 2, इधर कितना आ गया -3। ये ठीक है, मेरे को ये देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग कोई x आएगा या नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैंने 2 रखा तो ये हो गया cos 2x + 2 sin x। देखो ये इसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो अगर -3 है तो इसको -2 होना पड़ेगा, इसको -1 होना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या है कि साइन का वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँ तो इट विल बिकम -2, और cos 2x होता है 1 - 2 sin² x। तो अगर sin x का वैल्यू -1 है तो 1 - 2 sin² x भी -1 हो गया, तो ये पूरा मिला के -3 हो गया। उसका मतलब क्या है कि 2 के करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है, तो इन दोनों में इसमें 2 है ही नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे फाइनल आंसर में 2 तो होने ही चाहिए। 2 रखने पे ये कितना हो रहा है -3, और ये भी -3 बन जाएगा x की किसी वैल्यू के लिए। तो मेरे को तो बस ये चाहिए कि कोई सोल्यूशन आना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि आंसर कितना हो गया 1। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ बाई चांस लास्ट के 1 मिनट में क्लिक कर जाए तो केवल एक क्वेश्चन मेरी रैंक हज़ारों में उठा सकता है। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल लास्ट तक नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल लास्ट तक उसमें डटे रहो। जब हमने 1 साल या 2 साल इतनी मेहनत की है तो लास्ट के 10 मिनट हम इधर उधर देखें या गाना गा लें, उससे क्या हो जाएगा। हमें तो इन्वेस्ट इसी पेपर के अंदर करना चाहिए। तो वेरी क्विकली आई विल समराइज व्हाट आई हैव सेड। सबसे पहले मैंने बोला कि अभी से लेके फरवरी तक के एग्ज़ाम तक जो भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो उन सब में अपनी जो भी स्ट्रेटजी तुम सोचते हो उनको लगाने की कोशिश करो, फिर उसको एनालिसिस करो, उस पेपर का एनालिसिस करो कि क्या मेरे से गड़बड़ हो रहा है। पेपर देने के बाद जब तक तुम उसका एनालिसिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें फीडबैक मिलेगा ही नहीं, तब तक तुम अपने अंदर कैसे सुधार करोगे। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर फरवरी में मेरा कोर्स नहीं हो रहा है, मान लिया 40% हो रहा है, 50% हो रहा है, तो भी जाके पेपर दो विद दिस कि मैं देखता हूँ यार इस पेपर में से मैं कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता हूँ। जाके करो। हर साल मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि केवल बोर्ड की नॉलेज के बेसिस पे दे कैन गेट सेलेक्टेड, देवर सेलेक्टेड फॉर IIT JEE मेंस। दूसरा चीज़ ये हो गया। तीसरा, सब्जेक्ट का सीक्वेंस डिसाइड करो और वो इन्हीं पेपर्स में देखो कि तुम्हारे लिए व्हाट वर्क्स फॉर यू। ये ठीक है, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ होना चाहिए। पेपर में 2 राउंड लगना चाहिए। पहले राउंड में कोई भी टफ क्वेश्चन जो समझ में ना रहा हो, जो लेंदी हो, वो मत करो, छोड़ते हुए चले जाओ, और इजी क्वेश्चन करो जो तुम्हें पढ़ते ही दिख रहा है ना कि ये इसका ऐसे हो जाएगा। अच्छा, उसमें थोड़ा कभी कभी ऑफकोर्स जजमेंट का एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है कि मेरे को लगे बहुत ईजी क्वेश्चन फंस जाए तुरंत छोड़ दो। किसी भी क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें मान लिया फंस रहा है, तुम्हें लग रहा है यार अगले 2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा, अगर हमने उसमें एफर्ट डाल के कर भी लिया तो वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मार्क्स दे देगा, ये ठीक है। बट अगर हम उसमें इलझ गए, ये ठीक है, वो अगर उसने मेरे को फंसा दिया तो मेरा वो पूरा पेपर बर्बाद कर सकता है। ये मेरे माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो मतलब मेरे को किसी भी क्वेश्चन में ऐसे मोह नहीं करना चाहिए कि 3 मिनट है तो और 2 मिनट सही। जैसे ही लगे कि यार कुछ गड़बड़ है इसमें, छोड़ो, तुरंत छोड़ो, विदाउट किसी मोह के। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चन, ये ठीक है। एक ये हो गया, किसी भी क्वेश्चन में इलझना नहीं है। मेरे हिसाब से हमें 1-1 घंटा या ऐसे टाइम डिवाइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी शिफ्ट में कौन सा पेपर टफ आने वाला है। फिजिक्स टफ आएगा, मैथ टफ आएगा। 1-1 घंटे में डिवाइड करने में हमने ये मान लिया कि तीनों इक्वली टफ है। तुम तो उस पूरे पेपर को देखो, 75 क्वेश्चन हैं, उनमें से मेरे को मैक्सिमम करने हैं, चाहे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हो जाएं और 30 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएं, बाकी इसके हो जाएं, बाकी 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो जाएं। उससे कोई डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स तो सब इक्वली देगा। सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता नहीं है। कोई भी अगर बच्चा अगर सिंसियरली तीनों सब्जेक्ट अगर उसके मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक नहीं है तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो होता है वो सब कुछ निकल जाएगा, उसमें हमें कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इट। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट।